नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसके अब तक 6 वीडियो आ चुके हैं। यह 7वां वीडियो है। यदि वो किसी साथी ने वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो रीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 7वां वीडियो है। यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों में इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ हो सके। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारे पास 301 नंबर प्रश्न है। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाले पहले एंजाइम के बारे में बताइए। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो पाचन तंत्र होता है, उसमें आहार नाल होती है। आहार नाल जो होती है वो मुख से शुरू होती है और मुख के अंदर ही भोजन का पाचन शुरू होता है। यहाँ पर मुख के अंदर भोजन का भौतिक पाचन होता है। तो भौतिक पाचन के अंदर क्या होता है, लार द्वारा कुछ एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है। लार कुछ एंजाइम स्त्रावण करती है, जैसे एमाइलेज, टाइलिन, लाइसोजाइम। तो इस प्रकार के एंजाइम लार द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में या शर्करा में बदला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि सबसे पहले भोजन के साथ मिश्रित होने वाला एंजाइम कौन सा होता है। पेप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। उस दिन मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया था कि पेप्सिन को याद रखना है। पेप्सिन पै से प्रोटीन और फिर पै से पेप्टोन। तो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ट्रिप्सिन, ये छोटी आंत में पाया जाता है। उसके बाद में एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है वो लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना कि भोजन के साथ सबसे पहले या तो टाइलिन, लाइसोजाइम या एमाइलेज ये एंजाइम भाग लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास 302 नंबर प्रश्न है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में जो ऊर्जा होती है उसको किसके द्वारा मापा जाता है। तो उसको किसके द्वारा मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 303 नंबर प्रश्न। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, वेरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो हमें पता है कि लेक्टो जो होता है लेक्टोमीटर, उसके द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 304 नंबर प्रश्न है। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ओम मीटर का। उसके बाद में हमारे पास 304 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है। यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। उसके बाद में लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद में सौर सेल यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद में विद्युत मोटर, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो हमारे पास रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का पूछा गया कि कौन सा यंत्र है, तो पहला यंत्र हो जाएगा। उसके बाद में 305 नंबर प्रश्न।
किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाती है। तो स्थिति के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको आप सभी को पता है कि उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 306 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है? तो जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। उसके बाद में 307 नंबर हमारे पास प्रश्न है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा, हमारे पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उसकी ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में हमारे पास 308 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति सिर पर कुछ सामान रखकर जा रहा है तो आदमी द्वारा किया गया कार्य होगा। कोई आदमी है, उसके सिर पर कुछ सामान रखा गया है तो वह आदमी आगे जा रहा है, तो यहाँ पूछा गया कि कार्य होगा। हमारे पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन, शून्य, थोड़ा बहुत होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कोई भी व्यक्ति है, सिर पे उसके सामान रखा गया है और वो आगे जा रहे हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, शून्य मतलब कोई कार्य नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शून्य। यदि किसी व्यक्ति के सर के ऊपर कोई सामान रखा है तो वो कार्य क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा, क्योंकि सर के ऊपर इस प्रकार से यदि सामान रखा गया है तो सामान तो इस प्रकार से आगे जा रहा है और बल किस दिशा में लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वस्तु के विस्थापन और बल के बीच, वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसलिए आपको पता है 90 कोस 90 का मान क्या होता है? 0। कोस 90 का मान क्या होता है? 0। तो कार्य का मान क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। इस प्रकार से इसको करना है। उसके बाद में 309 नंबर प्रश्न, जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी किसी भी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन, उसकी ऊर्जा की हानि होती है, उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद में 4 नंबर ऑप्शन, पहले ऊर्जा की स्थिति होती है फिर वह ऊर्जा प्राप्त करती है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर सही। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 अश्व शक्ति में होते हैं। प्रश्न है 2 अश्व शक्ति में होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन 746 वाट, 846 वाट, 1492 वाट। तो 2 अश्व शक्ति पूछा है, ध्यान रखना 1 अश्व शक्ति के बराबर होते हैं 746 वाट। 2 के बराबर पूछे तो 2 से इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1492। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन 1492। उसके बाद में 311 नंबर हमारे पास प्रश्न है, शक्ति की सबसे छोटी इकाई है। जो शक्ति होती है, कार्य करने की क्षमता को ही शक्ति कहते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है। उसके बाद में 312 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। तो आपको पता है कार्य कब माना जाता है कि वस्तु पर क्या लगना चाहिए? एक तो बल लगना चाहिए और उसके बाद में बल लगने पर वस्तु में क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। और यदि बल और विस्थापन के बीच कोण बनता है तब भी कार्य माना जाएगा, लेकिन वो कोण क्या हो? 90 डिग्री न होना चाहिए। तो हमारे पास
4 ऑप्शन है। विस्थापन पर बिल्कुल निर्भर करता है, विस्थापन और बल के बीच के कोण पर बिल्कुल निर्भर करता है, आरोपित बल पर बिल्कुल करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो वेग से कार्य का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में 313 नंबर हमारे पास प्रश्न, अनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर तो लगभग सभी को पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेडल। उसके बाद में 314 नंबर प्रश्न, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? तो पौधे का कौन सा हार्मोन है जो फसलों को गिरने से बचाता है? तो ये हार्मोन होता है ऑक्सिन। उसके बाद में 315 नंबर हमारे पास प्रश्न है, उस प्लांट हार्मोन का नाम बताइए जो कि फलों को पकने के लिए जिम्मेदार है, यानी फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है। तो फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? इथाइलिन। उसके बाद में 314 नंबर हमारे पास प्रश्न है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? यानी आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? तो आरएनए और प्रोटीन को कौन सा हार्मोन बनाता है? साइटोकाइनिन बनाता है। उसके बाद में 317 नंबर हमारे पास प्रश्न, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है, जिसको फूलों वाला हार्मोन भी कहा जाता है? ये तो नाम से ही पता चल जाएगा कि फ्लोरीगेंस या फ्लोरिजन हार्मोन होता है, तो नाम से ही आप मिलान कर लेना। उसके बाद में 318 नंबर हमारे पास प्रश्न, कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है? चोट से चो लिखते हैं ना, टी लिखते हैं, चोट। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ट्रोमेटिक हार्मोन। ट्रोमेटिक, चोट, चोट से टी लिखते हैं, टी से याद रखना ट्रोमेटिक हार्मोन। उसके बाद में 319 नंबर प्रश्न है हमारे पास, इंद्रधनुष। प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना आधारित है? तो इंद्रधनुष की जो घटना होती है, तो इंद्रधनुष किस पे बनता है, किस घटना पे बनता है? ऑप्शन है हमारे पास, प्रकाश के अपवर्तन पर, प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्ण विक्षेपण पर। वर्ण विक्षेपण इस प्रकाश की घटना होती है, जैसे ये कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म पे जैसे कोई श्वेत प्रकाश गिरता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है पहले श्वेत होता है, 7 रंग इसमें होते हैं। जैसे इस प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो सूर्य का प्रकाश गिरने के बाद, इस प्रिज्म पे गिरने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। पहले श्वेत होता है, बाद में इस प्रिज्म पे गिरने के बाद वह अपने मूल रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये जो 7 रंग की घटना होती है उसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, और इसी घटना के आधार पर क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। तो इसके रंग होते हैं, जैसे इसके सूत्र है, जैसे बेजानी है पिनाला, बेजानी है पिनाला। तो इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं उनका सूत्र है बेजानी है पिनाला। वे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो ध्यान रखना, बीच का रंग पूछ लेते हैं कि इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, तो है से कौन सा रंग हो जाएगा? हरा रंग। और नीचे का बैंगनी और आगे का रंग कौन सा होता है? लाल रंग होता है। तो 7 रंग होते हैं। उसके बाद में 320 नंबर हमारे पास प्रश्न है, भोजन के बाद ऊर्जा संग्रहित होती है? तो भोजन के बाद ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा
एटीपी के रूप में। जो भोजन लेते हैं हम, उसके बाद में जो ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में, वो ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होती है? एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। उसके बाद में 321 नंबर हमारे पास प्रश्न है, पौधों में भोजन का सेवन किस माध्यम से होता है? जो पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वो किस माध्यम से होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि पौधों के अंदर जो भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। उसके बाद में 322 नंबर हमारे पास प्रश्न है, शरीर में घाव होने या कटने के बाद रक्त किसके कारण जम जाता है ताकि ज़्यादा रक्त शरीर से न बहे? तो शरीर के अंदर कल ही हमने बात की थी कि जो प्लेटलेट्स होती है वो शरीर में चोट लगने के बाद क्या करता है? शरीर का थक्का बनाता है। WBC हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है। RBC यह गैसों का परिवहन करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन करती है। और प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है जो रुधिर का 45% भाग बनाती है। उसके बाद में हमारे पास 323 नंबर प्रश्न, रक्त धमनी में फोर्स से जाता है तो वेव या लहरों जैसा विस्तार होता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो जैसे ही रक्त होता है वो धमनी में जाता है तो धमनियाँ क्या होती है? चौड़ी होने लगती है, जिसको क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को पल्स कहा जाता है। और 1 मिनट में मानव की जो पल्स होती है 72 से 75 के बीच होती है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? पल्स कहा जाता है। उसके बाद में 324 नंबर हमारे पास प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन के साथ किस से प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन के साथ किसके साथ बनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर बनाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 325 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस की पावर क्या है? तो अवतल लेंस की पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है। उसके बाद में हमारे पास कौन सा चश्मा या लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोषों को ठीक करने के लिए किया जाता है? यहाँ पे क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इसके अंदर निकट की वस्तुएं तो क्या देगी? साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी। तो इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखने के लिए इस प्रकार से 2 लेंस होते हैं और 2 ही रोग होते हैं। एक तो होता है दूर दृष्टि, इसमें कितने नाम हैं? 2। तो इसमें कितने नाम हैं? 3। उत्तल 2 वाले के लिए 3 नाम वाला लेंस, और इसमें कितने होते हैं? 3 नाम। 3 नाम वाले के लिए 4 नाम वाला लेंस हो जाएगा। तो कौन सा लेंस हो जाएगा इसके लिए? अवतल लेंस। दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। 2 नाम वाले के लिए 3 नाम वाला लेंस और 3 नाम वाले के लिए 4 नाम वाला लेंस। तो इसमें हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। उसके बाद में 327 नंबर प्रश्न, किस घटना के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो ऊपर उठी हुई या तिरछी दिखाई देती है। पानी के अंदर रखे हुए नींबू अपने का वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं। तो ये घटना किसकी है? अपवर्तन की सारी घटनाएं हैं। उसके बाद में 328 नंबर प्रश्न है हमारे पास, एक एंजाइम का नाम बताइए जो वसा को पचाने में मदद करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमें उस एंजाइम का नाम बताना है जो किसका पाचन करता है? वसा का। तो हमारे पास पहला जो ऑप्शन है लाइपेज, वो वसा का क्या करता है? पाचन करता है। उसके बाद में 329 नंबर हमारे पास प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। तो याद रखना कि मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है। उसके बाद में हमारे पास 330 नंबर प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित
होती है। तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण नियंत्रित होती है। जो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और अग्नाशय जो ग्रंथि है उसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। उसके अंदर बीटा कोशिका है, जो बीटा कोशिका है उसके द्वारा यह स्त्रावित किया जाता है। यह रुधिर के अंदर क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा यानी शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यदि शर्करा की मात्रा बढ़ गई तो शरीर के अंदर एक रोग हो जाएगा जिसको शुगर या मधुमेह रोग कहा जाता है। उसके बाद में 331 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है या तो किस प्रक्रिया द्वारा जो बाहर की ऑक्सीजन है वो पौधों के अंदर पहुंचती है? किस विधि के द्वारा? विसरण विधि द्वारा पौधों में पहुंचती है। उसके बाद में 332 नंबर हमारे पास प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन होता है। तो पहले हमने प्रश्न के अंदर पढ़ा था कि खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, और इसमें प्रश्न में पौधे में जल का परिवहन होता है। तो जल का जो होता है, जैसे दो ही उत्तक होते हैं, खाना ऊपर खाना जो ऊपर बनता है उसको नीचे लाने में, और नीचे भूमि के अंदर जल होता है उसको ऊपर ले जाने में। तो जल कहाँ पे होता है? जमीन में, ध्यान रखना। जैसे जमीन और जैसे जाइलम। तो जैसे मिलाना है, जो जल होता है उसका परिवहन यानी भूमि से ऊपरी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जल को जाइलम करता है। जैसे जाइलम, आपको ध्यान रखना है, जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और यदि भूमि से पत्तियों को जल पहुंचा देता है कौन? जाइलम। तो पत्तियां इनको क्या देती है? फल देती है। फल का अर्थ होते हैं भोजन, और भोजन किसके द्वारा? फल किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो ये था। उसके बाद में 333 नंबर, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं पर बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो किस पौधे में बीज तो बनते हैं लेकिन बीज पर आवरण नहीं होता? तो किस वर्ग के पौधे होते हैं? जिम्नोस्पर्म में। उसके बाद में पौधे में 334 नंबर प्रश्न, पौधे में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो पौधे में भोजन किस रूप में इकट्ठा होता है? स्टार्च के रूप में होता है। और प्राणियों में पूछे कि किस रूप में संग्रहित होता है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधे में पूछे, पेड़ पौधों में पूछे तो स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित होता है। यदि प्राणियों में पूछे तो ग्लाइकोजन के रूप में। और कहाँ पे यह ग्लाइकोजन संग्रहित होता है? यकृत के अंदर होता है। उसके बाद में 335 नंबर हमारे पास प्रश्न है, पत्ती का मुख्य कार्य है, जो पत्ती होती है पेड़ पौधों में उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन हमारे पास, पहला ऑप्शन भोजन तैयार करना, दूसरा बीमारी से बचाना, पादपों को सहारा प्रदान करना, 4 नंबर ऑप्शन पौधों को उचित आकार प्रदान करना। तो हमें पता है कि उचित आकार भी ये नहीं प्रदान करती है, सहारा भी नहीं प्रदान करती है, ये बीमारी से नहीं बचाती। तो इसका पहला हो जाएगा भोजन तैयार करना। उसके बाद में 336 नंबर हमारे पास प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसके अंदर 8 अस्थियां होती है। उसके बाद में खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किस का प्रयोग करते हैं? तो खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल करते हैं। उसके बाद में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? जो प्राणी, जो जीव जंतु है वो क्या करते हैं, जो या मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसका पेड़ पौधे क्या करते हैं? श्वसन की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं। उसके बाद में सूर्य का प्रकाश और जल, इनकी उपस्थिति में अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो ये सभी का उपयोग करते हैं। उसके बाद में हमारे पास 338 नंबर प्रश्न, रक्त में लाल रंग
निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है सबको लगभग पता होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है पूछ लें। कल हमने प्रश्न में किया था क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और रक्त के जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा धातु पाई जाती है? इसमें लोहा पाया जाता है। उसके बाद में अमरबेल कसकूटा बोलते हैं जिसको, का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है। उसके बाद में हमारे पास एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, ऑप्शन है हमारे पास, यानी एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। उसके बाद में 341 नंबर हमारे पास प्रश्न है, हरे पौधे होते हैं शाकाहारी, सपोषक, विषम पोषण जीव, सर्वाहारी। तो हमें पता है कि हरे जो पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं जिनको सबपोषी या सपोषक कहा जाता है। उसके बाद में 342 नंबर हमारे पास प्रश्न, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? मस्तिष्क के आधार भाग में पाई जाती है। उसके बाद में 343 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सबपोषी होता है? तो कौन सबपोषी होता है? सब से आप ध्यान रखना, सबपोषी पूछते ही स से शैवाल सबपोषी होता है, बाकी में किसी में स नाम नहीं है, न विषाणु में, न कवक में, न प्रोटोजोआ में। ये प्रश्न आते ही आप स से सब से शैवाल मिला लेना। उसके बाद में 344 नंबर हमारे पास प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लगभग सभी को पता है कि जीवाणु की जो खोज की थी एंटोन बोन ल्यूवेनहोक ने की थी। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने की थी। किस में की थी? जीवाणु में। और जीवाणु की कौन सी कोशिका में की थी? RBC में की थी। तो जीवित कोशिका का खोज का श्रेय किसको जाता है? ल्यूवेनहोक को। और सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, सबसे पहले मर्द कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद में 345 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक, पिछली बार रीट के अंदर पूछा गया था, जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। प्राकृतिक जननवाद के जन्मदाता कौन थे? डार्विन। लेमार्क व पुरकेंजे ने क्या किया था? 1802 के अंदर जीव विज्ञान का नाम दिया, जीव विज्ञान। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। उसके बाद में 346 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन हमारे पास, पत्ती, हरितलवक, स्टोमोटा और जड़। तो इसमें हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन पत्ती। उसके बाद में हमारे पास 347 नंबर प्रश्न, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो लार किसका पाचन करती है? हमने पहले पढ़ा था कि लार जो होती है वो स्टार्च को किस में बदलती है? शर्करा में बदलती है। तो लार के द्वारा एक जो टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, भोजन में किसका पाचन शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। और लास्ट के अंदर किसका होता है? वो भी कार्बोहाइड्रेट का होता है। और पूछेंगे सबसे पहले किसका पाचन होता है मनुष्य में? तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन होता है। पै से पाचन, पाचन से प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद में 348 नंबर हमारे पास प्रश्न, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त रस होता है,
वो किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? यकृत के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। और भितरस कहाँ पे इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और पितरस किस काम आता है? इसमें कोई एंजाइम नहीं होते, यह केवल क्या करता है? वसा का इमल्सन करता है। और डॉक्टर यदि एक प्रश्न था कि डॉक्टर यदि पित्ताशय को निकाल दे तो